हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन की बात करी थी, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इस बारे में जाना था, और एक्सट्रिंसिक के अंदर जो ये एन टाइप हैं, पी टाइप हैं, इनके बारे में बेसिक आइडिया देख लिया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ाता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस तरह का सिचुएशन होता है एनर्जी बैंड डायग्राम में। अगर देखें, इस बात को समझें तो कैसी चीज़ होती है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है इन सेमीकंडक्टर के साथ, जो हम लोगों को इसमें कुछ मिलावट करके एक्सट्रिंसिक बनाने पड़े, तो वो सारी बातें आपको आज समझ में आ जाएंगी। डोपिंग का प्रोसीजर क्या होता है वो भी आज समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर आपने ये एन टाइप पी टाइप में जो ये 15th और 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी ही क्यों मिलाई है। भाई सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे 14 ग्रुप्स हैं जो हमारे मेन सेमीकंडक्टर हैं, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। अब इनसे पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए आपने इनके जस्ट पड़ोसियों को क्यों लिया, 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी और 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी क्यों मिलाई, 16 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला सकते थे, या इसके अलावा यहाँ से हम लोग 12 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला सकते थे, तो वो काम क्यों नहीं किया। तो उसके बारे में भी आपको कंडीशन जो होती हैं वो क्लियर हो जाएगी इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो प्योर स्टेट वाले सेमीकंडक्टर जिनमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, जो हर तरह की इम्प्योरिटी से फ्री होते हैं। प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल आते हैं। अब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो प्रोसीजर से समझने की कोशिश करें। एक तो हम देखेंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इनका बिहेवियर कैसा होता है, और दूसरा हम देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं किसी सेमीकंडक्टर की इंट्रिंसिक की, तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो अब से हम लोग जब भी ये बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बारे में, तो ये इस तरह के दो डायग्राम यूज़ करेंगे। ये तो हो गया इसका क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत सारे जर्मेनियम के एटम्स आपको आपस में कनेक्टेड दिखाए गए हैं। और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका बैंड डायग्राम हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम। जो काम यहाँ पे दिखेगा वो काम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो साइड बाय साइड ऐसे दो डायग्राम बना के ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी। देखो होता क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है यूनिवर्स का। तो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड पूरी तरह से खाली होता है, और कंडक्शन बैंड, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट हैं, वैलेंस बैंड के अंदर ही प्रेजेंट हैं। आप देखो यहाँ देख लीजिए, जर्मेनियम मैंने बहुत सारे एटम्स बनाए हुए हैं, टोटल 9 एटम्स दिखा रखे हैं। अब जर्मेनियम 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। हर एक जर्मेनियम के चारों तरफ आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, और सब ने बॉन्डिंग कर रखी है अपने पड़ोसियों से। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, सारे इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ या नहीं। तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस बात को एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे शो करते हैं कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर ही बैठे हुए हैं। आपको ये पिंक डॉट से इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम बना रखे हैं, गिनती करके तो बनाने नहीं है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जर्मेनियम का क्रिस्टल हो या सिलिकॉन का क्रिस्टल हो आपके पास, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली होता है। जब कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही नहीं सकती यहाँ पे। तो इस वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं दे बिहेव एज अ प्योर इंसुलेटर 0 केल्विन टेम्परेचर पे। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है इस बात पे। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा काम करते हैं, प्योर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो ये कंडीशन इसकी 0 केल्विन टेम्परेचर पे है। ये बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है। बट अब सिचुएशन की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से बाहर से कुछ हीट एब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी आ जाती है, और वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाते हैं। यानी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के यहाँ से कोई बाहर आ गया, कोई यहाँ से बाहर आ गया, कोई इधर से बाहर आ गया, कोई यहाँ से बाहर आ गया। तो इस तरह से बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ से दिखाया हुआ है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दिखा रखा है आपको, दिस इज कॉल्ड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड से बाहर आएगा तो वहाँ पे जो खाली जगह बच जाएगी, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, होल। समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बैठा हुआ था, जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़ के बाहर आया तो उसकी जगह पे जो खाली वैकेंसी बच गई, उस ब्लैंक स्पेस को, उस खाली जगह को बोलते हैं होल, और उस होल पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, होल को इलेक्ट्रॉन की सीट की तरह कंसिडर किया जाता है।
इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड में से बाहर आया, तो जैसे ही बाहर आया तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर आया ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला मैंने इसको, और पीछे क्या छोड़ के आया ये होल। तो जब भी एक बॉन्ड टूटेगा, याद रखना, जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये काम मैंने यहाँ पे कैसे दिखाया हुआ है। अब ऐसा और भी जगह हो रहा होगा, भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड तोड़ के यहाँ से बाहर आ जाएगा, कोई यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ऐसे कई जगह पे होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन 100, 50, 1000 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हीट एब्जॉर्ब करके अपने बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो देखो मैंने दिखा रखा है, वैलेंस बैंड में तुम्हें कुछ खाली स्पेस नज़र आ रही होंगी। यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर चुके हैं, इसलिए कंडक्शन बैंड में थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए और वैलेंस बैंड थोड़ा सा खाली हो गया। तो वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी यहाँ पे पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। देखो थ्योरी पढ़ो। एट रूम टेम्परेचर द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम प्रोवाइड एनर्जी टू द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। When electron comes out from a covalent bond, the empty space or vacancy left in the bond is called hole. जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, यहाँ से क्रिस्टल लैटिस में आ गया, तो जो जगह छोड़ के गया उस जगह को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। दिस होल इज ट्रीटेड एज द सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस होल को इलेक्ट्रॉन की सीट की तरह कंसिडर किया जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। बट इसकी जो मोबिलिटी है ना, मूविंग एबिलिटी, ये अभी ये होल यहाँ पे बना, आप आगे देखो कि होल शिफ्ट कैसे करते हैं, तो होल्स की मोबिलिटी काफ़ी कम होती है इलेक्ट्रॉनों से, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और होल्स थोड़ा स्लो मूव करते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज़ लिखी हुई है, दिस होल हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग नेबरिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये होल करता क्या है? देखो होता क्या है कि ये होल शांत नहीं बैठेगा, ये होल पड़ोस में से किसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूद के इस जगह पे आ गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, है ना। इसको भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो होल इस तरह से शिफ्ट होते रहते हैं ना। कुछ इस तरह से इस बात को समझो कि सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग मूवी देख रहे थे, वहाँ पे एक सीट खाली हुई, एक पर्सन उठ के चला गया सिनेमा हॉल से बाहर, तो जो पर्सन सिनेमा हॉल से उठ के बाहर गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, इस तरह इसकी तरह से। और जो सीट बची वहाँ पे खाली है ना, सीट थोड़ा लेके जाएगा, सीट तो खाली बची होगी, उस सीट पे सिनेमा हॉल में यहाँ पे कोई बंदा मूवी दिख रहा था, वो यहाँ से चल के आया और वो यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। तो ये सीट तो भर गई, तो ये वाली उसकी सीट खाली हो गई, इसकी सीट पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, तो इसकी सीट खाली हो गई। तो ये इंटरनल शिफ्टिंग हो रही है, तो पहले सीट यहाँ खाली हुई थी, फिर यहाँ खाली हुई, फिर यहाँ खाली हुई, तो इस तरह से बोलते हैं कि होल मूव कर रहा है। रियलिटी में सीट चल के नहीं जा रही है, रियलिटी में वो जो सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे थे ना लोग, वही इधर उधर मूव हो रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि सीट यहाँ पे खाली हुई पहले, फिर सीट इधर खाली हुई, फिर सीट इधर खाली हुई, तो वर्चुअल मूवमेंट हो रहा है सीट का, और इस सीट को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ना होल का, ये थोड़ा स्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने के कंपैरिजन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ चल सकता है, और ये बहुत स्लो मूव होते हैं, कि यानी इसकी जगह पे यहाँ पे से कोई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा ना इस जगह पे, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से चल के आ पाता है। फिर यहाँ खाली जगह हो जाएगी, इसको भरने के लिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये बहुत धीरे धीरे आएगा, यहाँ खाली जगह बन जाएगी। तो होल्स का मूवमेंट स्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो आप क्लियर ये बात देख लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ेगा, बॉन्ड से बाहर आएगा, तो वो काम यहाँ पे कैसे शो करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इसकी एक जगह यहाँ खाली हो गई और इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। कंडक्शन बैंड में आने का मतलब क्या है? इस स्पेस में जो खाली जगह दिख रही है बीच बीच में, इस स्पेस में आ जाना, क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ जाना, और जैसे बाहर से थोड़ी सी एनर्जी इसको दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से दो तरह की करंट फ्लो होती हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, एक तो होल के चलने की वजह से जिसको होल करंट बोलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जिसको इलेक्ट्रॉन करंट बोलेंगे। और होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट को एड ऑन करके ही आपको टोटल करंट मिलेगी। भाई क्लियर है ना, होल्स भी मूव करेंगे ना, भाई ये होल चल के कहीं नहीं जाएगा, इस होल की जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से यहाँ आ जाएगा, और ये होल मैं बोलूँगा यहाँ पे मूव हो गया, फिर इस जगह पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद गया है, होल यहाँ पे मूव हो गया, फिर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन कूद गया है तो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे चला गया। तो देख रहे हो ना, होल्स का मूवमेंट हो रहा है ना इंटरनली, तो यही होल मूवमेंट कहलाता है, और उसकी वजह से एक करंट बनती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ होल्स हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। भाई एक बॉन्ड जब टूटा था, मैंने आपको बताया था, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है और इसकी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो एक बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनते हैं।
2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल बनेंगे, 10 बॉन्ड टूटेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल्स बनेंगे, 1000 बॉन्ड टूटेंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 होल्स बनेंगे। तो हमेशा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो होल्स होते हैं उनकी काउंटिंग हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और इनको हम लोगों ने एक सिंपल नाम दे दिया NI। NI स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, है ना। इंट्रिंसिक में वो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, होल भी हो सकता है। ये कुछ इस तरह की बात होगी जैसे मैथ्स में हम लोग बोलते हैं x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है, इसको हमने सिंपल क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया ताकि ये बार बार 1 2 लिखना पड़े। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की काउंटिंग हमेशा बराबर होती है, ठीक। चलिए ये बात हो गई। अब बात आती है रीज़न पढ़ते हैं, रीजंस वाई एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट सुटेबल टू मेक द डिवाइसेस। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिर में उसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी हम डिवाइसेस क्यों नहीं बना सकते कोई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने तुम्हें बोला था प्रैक्टिकल यूज़ का कोई है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है ज़रा पढ़ते हैं। देयर कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब सोचिए ना, चार्ज कैरियर्स जो जनरेट हुए यहाँ पे बॉन्ड के टूटने की वजह से जनरेट हुए, और बॉन्ड टूटेंगे कब, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करके। तो ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए ना, जब टेम्परेचर ठीक ठाक होगा तब बॉन्ड टूटेंगे, और वो भी गिनती के बॉन्ड टूटेंगे 100-50,000, और उससे 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1000 होल्स बनेंगे। तो इतने कम चार्ज कैरियर से अच्छी करंट फ्लो नहीं हो पाती, तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो जनरेट हो रहे हैं किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो हीट हमारे कंट्रोल में, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो करंट है वो हमारे कंट्रोल में यहाँ पे नहीं रह पाती, इस वजह से ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे काम के नहीं होते। एक तीसरा इशू क्या है, होल्स इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग हमेशा बराबर होती है, जबकि हम लोगों को अगर हमें प्रॉपरली करंट को कंट्रोल करना है तो हमें कोई एक टाइप का चार्ज कैरियर ज़्यादा चाहिए। इस वजह से हम लोगों के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डायरेक्टली किसी काम के नहीं होते, हमें इनके अंदर कुछ मिलावट करके या तो इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी होल्स के कंपैरिजन में, या फिर होल्स की काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में, तभी हमारा सेमीकंडक्टर हमारे यूज़फुल हो पाएगा और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न से पूछ लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्यों यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली क्यों यूज़ नहीं करते, डोपिंग करने के बाद क्यों यूज़ करते हैं। अब एक NCERT का क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझें, अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। सबकी लैटिस स्ट्रक्चर यानी एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो सेम है। फिर उसके बाद फिर कार्बन इंसुलेटर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। भाई है तो तीनों एक ही फैमिली के 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो कार्बन इंसुलेटर और सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर क्यों है, तो इसका रीज़न इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छिपा हुआ है। अगर मैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो कुछ इस तरह का आता है। सबकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, उसकी दूसरी शेल में प्रेजेंट है। सिलिकॉन में वो कितनी कौन सी शेल में प्रेजेंट है, तीसरे में प्रेजेंट है, और जर्मेनियम में वो चौथी शेल में प्रेजेंट है। अब सोचिए ज़रा, कार्बन का अगर मैं एटॉमिक डायग्राम बनाऊं तो कार्बन की सेकंड नंबर की शेल में वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास हो गए। अब अगर मैं सिलिकॉन के केस में बनाऊं तो सिलिकॉन के केस में ये एटॉमिक साइज़ बड़ा बनेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में आएंगे वो तीसरे नंबर के शेल में आएंगे, और तीसरे शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के केस में, ये न्यूक्लियस के काफ़ी पास में है, तो न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल पाना एक मुश्किल टास्क होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी जिसे हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में है जो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन के केस में फिर भी ये तीसरी ऑर्बिट में है और ये चौथी ऑर्बिट में, तो आप न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गए, तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगी और आपका जो फोर्स है वो वहाँ पर कम लगेगा। तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान होगा इसके कंपेरिजन में। तो ये बोला है, इट इज़ क्लियर दैट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाई इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। Hence, energy required to take out an electron from these atoms will be less for germanium and silicon and very high for silicon। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी ना कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेकंड ऑर्बिट में है जो न्यूक्लियस के बहुत पास होती है, तो बहुत मुश्किल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इसलिए कार्बन, इसमें जर्मेनियम सिलिकॉन में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कार्बन के अंदर ऑलमोस्ट 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, इसलिए कार्बन इंसुलेटर की तरह ट्रीट होता है। तभी तो आपने पढ़ते हो कार्बन हमेशा कौन सी बॉन्डिंग करता है, कैटिनेशन करके कोवेलेंट बॉन्डिंग बना पाता है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से इलेक्ट्रॉन्स को आप नॉकआउट कर सकते हो क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन थर्ड और फोर्थ शेल में प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। प्रॉब्लम है इनके
चार इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। न्यूक्लियस के जो जितना नज़दीक होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तो उसे निकाल पाना बाहर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इंट्रिंसिक का बेसिक समझ में आया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हो गया। अभी इंट्रिंसिक हमारे समझ में आया, काम के तो है नहीं डायरेक्टली, तो मैंने करनी पड़ेगी मिलावट, और मिलावट करने के प्रोसीजर को फिजिक्स में क्या बोलते हैं या सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डोपिंग करना। तो डोपिंग का मतलब ये मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़। किस तरह की इम्प्योरिटी, बड़ा ध्यान से, एक चॉइस्ड इम्प्योरिटी यानी एक सेलेक्टेड इम्प्योरिटी, ऐसा नहीं कुछ भी मिला रहे हो, एक चॉइस्ड इम्प्योरिटी मिक्सड इन मेजर्ड क्वांटिटी। कितने अमाउंट में चीज़ें मिलानी है, कौन सी चीज़ मिलानी है, ये सब पहले से फिक्स कर लिया जाता है, तो उसको, उस इम्प्योरिटी को डोपेंट बोलते हैं। और जो ये इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसीजर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। दैट्स इट भाई। डोपेंट क्या है, डोपेंट एक ऐसी चॉइस्ड इम्प्योरिटी है जिसको मिक्स किया जाता है मेजर्ड क्वांटिटी में, नाप तोल के प्रॉपर अमाउंट में, उसको बोलते हैं। अब इसमें से जो हमारे पास ये डोपेंट मिलाने का प्रोसीजर है, इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, और इसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये यूनिट पढ़ी भी होगी, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन पीपीएम में मेजर किया जाता है। डोपिंग की वजह से क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे मटेरियल जिनमें डोपिंग की जाती है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी आपने प्योर स्टेट के सेमीकंडक्टर में एक ज़रूरत के हिसाब से फिक्स अमाउंट की इम्प्योरिटी मिलाई और एक सिलेक्टेड इम्प्योरिटी मिलाई। पढ़ोगे कि आगे देखोगे कैसे 14 ग्रुप के अंदर 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोल रहे हैं। डोपिंग करते हुए कुछ शर्तें हैं, थिंग्स टू बी कंसिडर्ड बाय डोपिंग। पहली कंडीशन क्या है कि आपने बाहर से जो डोपेंट एटम मिलाया है, बाहर से जो इम्प्योरिटी मिलाई है, वो आपकी ओरिजिनल सेमीकंडक्टर की लैटिस को तोड़ना नहीं चाहिए। यानी सपोज करिए कि आपके पास जर्मेनियम की ये लैटिस बनी हुई थी, है ना, जर्मेनियम के एटम्स थे, आपका प्योर सेमीकंडक्टर था, और उनका प्रॉपर अरेंजमेंट इस तरह से था, जैसे मैंने पीछे भी दिखा रखा है, 8-9 एटम्स का इस तरह से इनका आपस में अरेंजमेंट था। बाहर से जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो, वो चीज़ इस क्रिस्टल को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से जो एटम आपने ऐड करे, इम्प्योरिटी एटम, उसकी वजह से आपका ओरिजिनल क्रिस्टल ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो पहली कंडीशन ये, और ये कब हो पाएगा, जब डोपेंट एटम का जो साइज़ है आपके प्योर सेमीकंडक्टर के एटम के साइज़ के लगभग बराबर होगा। भाई बाहर से आने वाला एटम जो आप ऐड कर रहे हो, अगर वो बड़ा एटम है तो ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा जगह लेगा तो आसपास के सारे बॉन्ड तोड़ देगा। अगर वो छोटा एटम है, बहुत छोटा एटम है, तो ठीक से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को जो इम्प्योरिटी एटम मिलाने होते हैं, तो उस एटम का साइज़ आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम के कंपैरेबल ही होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में इन 14th ग्रुप के एलिमेंट के अंदर इनके पड़ोसियों को ही मिलाते हैं, 15th ग्रुप को मिलाते हैं या 13th ग्रुप को मिलाते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा दूर जाएंगे, यानी अगर हम सोचें कि 17th ग्रुप के एटम को मिला लें, तो 17th ग्रुप के एटम को मिलाने में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है जैसे जैसे किसी पीरियड में हम लोग जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ घटने लगता है। तो आगे जाने पे हमें छोटे एटम्स मिलेंगे और ज़्यादा पीछे जाएंगे तो हमें बड़े एटम्स मिलेंगे। अगर ऐसे हम बहुत छोटे या बहुत बड़े एटम मिला देंगे अपने एग्जिस्टिंग प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से हमें डोपेंट हमेशा 15वें और 13वें ग्रुप से ही चूज़ करना होता है, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी कि क्यों हमेशा 13th और 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, क्योंकि हमें इम्प्योरिटी जो ऐड करनी है उसकी कंडीशन ये है कि ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होनी चाहिए। और वो कब ख़राब नहीं होगी, जब जो बाहर से एटम मिलाया जा रहा है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो लगभग आपके क्रिस्टल के एटम के साइज़ के बराबर ही हो। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और ऐसा सिर्फ पड़ोस वाले एटम्स में ही हो पाएगा, क्योंकि अगर आप सिलिकॉन जर्मेनियम जो 14th ग्रुप के एलिमेंट है उनमें 15th ग्रुप जस्ट नेक्स्ट पड़ोसी है या 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के या बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के एटम नहीं मिलेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये काम करते हैं, 13th और 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद हम लोगों ने डोपिंग का जब बेसिक पढ़ लिया, अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो भैया मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप अपनी इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर दोगे, डोपिंग कर दोगे, तो तब बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी एटम आपने 13th ग्रुप से ऐड किए हैं या 15th ग्रुप से ऐड किए हैं, उसके बिहाफ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होगा वो डिसाइड होगा।
जैसे 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया आपने तो कौन से टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप का बनेगा। और 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो कौन सा बनेगा, एन टाइप का बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको यही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आगे कि ये एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं, फाइनली ये कैसे वर्क करेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक के आगे क्या ये सब प्रोसीजर कि एन टाइप पी टाइप कैसे बनेंगे। और जैसे ही आपको एन टाइप पी टाइप बनाने आ गए तो उसके बाद आप आराम से एन टाइप पी टाइप के कॉम्बिनेशन से जो पी एन जंक्शन डायोड बनता है उसको आप आराम से समझ पाएंगे। सारा खेल सारी मेहनत बस यहीं तक की है, एन टाइप पी टाइप समझ लो। उसके बाद जैसे क्रिस्टल तैयार हो जाएगा ना पी एन जंक्शन डायोड वाला, उसके बाद आराम से आप डिवाइसेस भी बना पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आती, बड़े आराम से क्लैरिटी हो पाएगी। तो बेसिक यहाँ पे इस चैप्टर में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें अच्छे से आती हैं, क्रिस्टल की पकड़ मजबूत है, आपको एन टाइप पी टाइप कैसे बने क्यों बने वो सब समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो जाता है चैप्टर। और काफ़ी स्कोरिंग है, मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि 7 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर आना ही आना है। और मतलब एक सिंगल चैप्टर 7 to 8 मार्क्स का आ रहा है और क्या चाहिए। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को मतलब रिवाइज कर लें ताकि आपका इस चैप्टर में से कोई चीज़ ना छूटे और आराम से आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है।